जोहार झारखंड। नेक्सस 18 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके बीच लेकर आए हैं और आपको बता दें, नेक्सस 18 न्यूज लाइव सेशन के माध्यम से खास जरूरी बात, 4 अगस्त को होने जा रहे प्रोग्राम विधानसभा घेराव। और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि किसका चेहरा सामने दिख रहा है, मगर आपको बता दें कि शमीम एस अली को हमेशा से आपने देखा होगा कोई ना कोई कार्य में किसी न किसी तरीके से सरकार से सवाल जवाब करते हुए दिखना और जनता के जन मुद्दों को लेकर के हमेशा 24/7 डे लगे रहना। हम बात करेंगे विधानसभा घेराव आप करने जा रहे हैं, वो भी आमिया संगठन के बैनर तले। तो इनसे बात करेंगे क्या आपकी मांगे हैं सरकार से और क्यों विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। पहले तो आपको नेक्सस 18 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। और नेक्सस चैनल के माध्यम से मैं बातों को रखना चाहता हूं कि वर्तमान में जो मानसून सत्र आज से शुरू हुई है जी, उस मानसून सत्र के 4 अगस्त को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। और झारखंड विधानसभा घेराव करने का जो उद्देश्य है, जो मांगे हैं, वो झारखंडियों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। झारखंड राज्य गठन का 25 वर्ष ये चल रहा है, लेकिन 25 वर्षों में भी इस राज्य की जो भावना है, यहाँ के युवाओं की जो मांग है, जो वो लगातार मूवमेंट करते रहे। हम लोग खुद 2003 से, या हमारे पूर्वज या हमारे फादर खुद जो है झारखंड मूवमेंट में आंदोलन के दौरान काफी सहयोग किया करते थे। तो स्थानीय नीति का निर्माण नहीं होने से झारखंडी युवाओं का जो अधिकार है, वो अधिकार जो है छीना जा रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग जो है बड़े संख्या में यहाँ के सरकारी नौकरियों में, ठेका में, पट्टा में, सप्लाई में, खनिज में, दूसरे संपदाओं के शोषण में, दोहन में, वो सारे लोग शामिल हैं। तो हम लोगों का सरकार से लगातार ये मांग रहा है कि भाई आप राज्य में स्थानीय नीति और साथ ही साथ नियोजन नीति का निर्माण करो, ताकि राज्य के जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी या आदिवासी मूलवासी जो हैं, उसको यहाँ के नौकरियों में, यहाँ के दूसरे स्थानों पर जो है समुचित भागीदारी मिल सके, समुचित जगह मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दूसरा जो बड़ा मामला है, झारखंड में पिछड़ी जातियों का, पिछड़े वर्गों का एक बड़ी आबादी है। उस आबादी को उसके आबादी के अनुपात में जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो निगम चुनाव में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव होती है उसमें जो भागीदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। झारखंड के 13 ऐसा जिला है जो 5th शेड्यूल एरिया में आता है, जिसको हम लोग अनुसूचित जिला कहते हैं। कई जिला जो आपका 7 ऐसा जिला है जहां पर पिछड़े वर्गों का 0 रिजर्वेशन है, आरक्षण है। और बाकी जो 6 जिला है, कहीं पे 4% है, कहीं 5% है, रांची में मात्र 8% है। तो यहाँ पर पिछड़ी जातियों का जब जिलावार बहाली होता है तो उसमें पिछड़ी जातियों का भागीदारी नहीं होता है, उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग अपने आप को झारखंड में उपेक्षित महसूस कर रहा है। जबकि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अनुशंसा किया और लगातार सामाजिक संगठनों की तरफ से ये मांग किया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग का जो आबादी है उसके मुताबिक आप 27% कम से कम रिजर्वेशन दो, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, तीसरा ये लिखा हुआ है कि तीसरा मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 संशोधन कर लागू किया जाए ताकि भीड़ द्वारा हत्याओं पर रोक लग सके। जैसा कि अभी हाल फिलहाल का भी आपने देखा होगा, रामगढ़ का बड़ा चर्चित ये मामला नजर आया, क्योंकि मॉब लिंचिंग कर दी गई हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा। और देखा जाए कि मॉब लिंचिंग के मामले काफी बढ़ चुके हैं, इस पे कब तक क्या है? देखिए, रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी का ये कस्टडियल मौत है। पुलिस के संरक्षण में, उसके संवर्धन में, उसके सपोर्ट में ये मौत है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, वो आरोप था, आरोप साबित हुआ नहीं, जांच हुआ नहीं, लेकिन आपने उसको मारा, पीटा। मान लीजिए वो थाना से भागा या भगाया गया, उसके बाद उसकी लाश जो, अच्छा, वो जब जो वीडियो दिख रहा है उसके मुताबिक वो तो उनके सर में बाल है, अब शरीर ठीक ठाक है, कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन उसकी लाश जो है नदी से मिलती है, उसका सर मुड़ा हुआ रहता है, जबान जो है निकला हुआ रहता है, आंख निकला हुआ रहता है, शरीर में कपड़ा नहीं रहता है, बाल छिला हुआ रहता है, और उसके कई बॉडी पार्ट्स को जो है मार के खत्म कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। कई चीजें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया में और बाकी
लोगों से जो देखने को और सुनने को मिला है। लेकिन इस मामले को भी जो है दबाने का प्रयास किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बोल रहा है। तो इस मामले का हम लोग जो है विधानसभा घेराव के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आफ्ताब अंसारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जो भी फोर्स है, यहां पर पुलिस फोर्स होता है, झारखंड पुलिस फोर्स होना चाहिए। ये अलग से हिंदू फोर्स कहां से आ गया भाई? ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो भारतीय कानून न्याय संहिता है उसके खिलाफ है, झारखंड का जो जस्टिस है उसके विरुद्ध है, उसके विपरीत है। सरकार को तुरंत उस फोर्स पर जो है बैंड लगाना चाहिए। और साथ ही साथ आफ्ताब अंसारी के मामले पर, यह बहुत गंभीर मामला है, आफ्ताब अंसारी का मामला है। उससे पहले पालाजोरी देवघर जिला में भी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, उससे पहले भी कई कस्टोडियल मौत हुई है। और आप देखिए कि कस्टोडियल मौत में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों का है। कोई भी किसी को ऊपर आरोप लगा देता है, पुलिस बिना आरोप का जांच किए, तहकीकात किए, आरोप साबित किए उसको गिरफ्तार करता है, मारते पीटते ले जाता है, थाना में मारता है। 2017 में आप देखिएगा कि मिनहाज अंसारी को जामताड़ा में मारा गया था, पुलिस कस्टडी में, थाना में मौत हुई थी। तो ये सारे मामले जितने कस्टडियल मौत हुई है, हम झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग से भी गुजारिश करेंगे कि कस्टडियल मौत की संख्या क्या है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ, उस पर न्याय मिला कि नहीं मिला। उसके अलावा जो मॉब लिंचिंग की जो आपने जो बातों को कहा, 17 मार्च 2016 से लेकर जून 2025 तक लगभग 68 मॉब लिंचिंग हुआ, 68 मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। 2017 में मैंने खुद हाईकोर्ट में रीट किया था, तबरेज अंसारी के मामला में 2019 में मैंने खुद पीआईएल किया था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, झारखंड उसमें पार्टी था और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप कानून बनाओ और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोको। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए पुलिस को, जिला के एसपी को, उस क्षेत्र के डीएसपी को, थाना प्रभारियों को डायरेक्शन था कि आप जगह जगह पर अभियान चलाएंगे, जन जागरूकता अभियान, लोगों के बीच में जो है प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लगभग 68 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है। 2021 में विधेयक लाया गया था दबाव में, हम लोगों के दबाव में, लेकिन वो विधेयक अब तक कानून के रूप में लागू झारखंड में नहीं है। हम लोग लगातार मांग भी किए, लिख के भी दिए, अभी फिर विधानसभा के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा सत्र में जो संशोधन करना है मॉब लिंचिंग विधेयक में, आप संशोधन करके देन इन देयर मॉब लिंचिंग को कानून के रूप में लागू करो। जी, जैसा कि आपने बताया कि मॉब लिंचिंग को लेकर के कि उपराज्यपाल के पास गए और तमाम सबके सामने दिख रहा था कि जनता के सामने कि मॉब लिंचिंग पर सरकार ने बिल तो बनाया, मगर ऐसी क्या खामियां आ गई थी जो त्रुटियां बता करके बिल को वापस कर दिया गया। अभी देखिए कि 2 टर्म्स की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी है वर्तमान में। तो क्या लगता है कि इस सत्र में मॉब लिंचिंग का जो मुद्दा वो उठेगा या बिल पास होगा, या फिर ये भी मुझे लगता है कि ये जो साल है ये भी पूरा हो जाएगा? दिसंबर 2021 में बिल सदन से पारित किया गया था, लेकिन बिल का जो हिंदी प्रारूप और अंग्रेजी में जो ड्राफ्टिंग था, दोनों में डिफरेंसेस था। उसका सेक्शन 8C उसमें कहता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी को मारता है तो मॉब लिंचिंग माना जाएगा। उसमें हम लोग उसी दौरान आपत्ति जताए थे और उसी को फरवरी 2022 में गवर्नर साहब ने वापस किया कि हिंदी और अंग्रेजी का प्रारूप में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और जो भीड़ का जो परिभाषा आपने तय किया उसमें सुधार होना चाहिए। ये 3 साल से अधिक समय से सरकार के पास ये 2 बिंदुओं पर संशोधन का मामला लटका हुआ है। हम लोग मान के चलते हैं कि इसको संशोधन किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो अभी हम लोग 4 अगस्त को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आगे बात नहीं माना गया तो विधानसभा का घेराव अभी कर रहे हैं, आने वाले समय विधानसभा में तालाबंदी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, चौथा आपका एक और है, ये जो मांग है, मांग तो आपकी पूरी 20 मांग है जो आप 20 मांग को लेकर के विधानसभा घेराव करेंगे। चौथा है कि फाजिल व बीएड को माध्यमिक आचार्य उर्दू पद की नियुक्ति में शामिल किया जाए। देखिए, झारखंड में मदरसा एजुकेशन को लेकर अब तक कोई नियम परिनियम अधिनियम नहीं बना है। बिहार मदरसा अधिनियम 1981 के तहत जो है झारखंड में आज भी मदरसों में शिक्षकों की बहाली, उसकी डिग्री की मान्यता आदि दी जा रही है। लेकिन आप देखिएगा कि जो सरकार की जो बहालियां होती हैं, उन बहालियों में जो आलिम जिसको सरकार ने बीए के समकक्ष माना है, फाजिल जिसको एमए के समकक्ष माना है, 2006 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नोटिफिकेशन है। उसके अलावा 2008 में झारखंड शिक्षा विभाग जो है ना उसको एडॉप्ट करते हुए कहा कि बिहार में जो नोटिफाइड है कार्मिक प्रशासनिक विभाग से, वही झारखंड में भी लागू रहेगा। लेकिन अभी आप देखिएगा कि माध्यमिक आचार्य मतलब +2 टीचर के समकक्ष जो बहाली हो रहा है टीचरों का, उसमें उर्दू टीचरों के लिए मात्र 92 पोस्ट दिया गया है, वो भी संघर्ष के बाद, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद। उस बहाली में मदरसा, फाजिल और बीएड जो किए हुए, जो एमए के समकक्ष है, उनको नियमावली में शामिल नहीं किया, विज्ञापन में शामिल नहीं किया, और 27 जुलाई उसका आखिरी डेट था। हम लोग
लिख पढ़ के दिए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि फाजिल डिग्री को माध्यमिक आचार्य बहाली में शामिल करो। साथ ही साथ आलिम और फाजिल का परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस साल से लेने पर रोक लगा दिया है। अब आलिम और फाजिल की परीक्षा इस साल से झारखंड में नहीं हो रही है। तो जो आलिम और फाजिल का कोर्स किए हुए हैं उनका भविष्य खतरा है, उनका लैब का मामला है। 2017 में उच्च शिक्षा विभाग ने रांची यूनिवर्सिटी को अधिकृत किया था आलिम और फाजिल का परीक्षा कराने के लिए। रांची यूनिवर्सिटी ने सभी नियम परिनियम अधिनियम बना के अनुमति के लिए उच्च शिक्षा विभाग झारखंड सरकार को प्रारूप भेजा, लेकिन झारखंड उच्च शिक्षा विभाग इस मामले को 2018 से लटका के रखा है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप इधर उधर मत करो। आप रांची यूनिवर्सिटी जिसने नियम बनाया है, जो सरकार का डायरेक्शन था और 2011-12 में हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन था, उसके मुताबिक रांची यूनिवर्सिटी को परीक्षा कराना चाहिए था, लेकिन सरकार उस पर अनुमति नहीं दे रहा। अच्छा, एक और मामला और है कि इसमें बहुत खास जो मामला है, मैं डायरेक्टली 15वें मांग में आ जाता हूं, जिसमें लिखा हुआ है 10 जून 2022 मेन रोड रांची गोलीकांड पीड़ितों को न्याय एवं सभी FIR हटाई जाए। क्या न्याय आपके हिसाब से मिला, या फिर कुछ लोगों पर FIR जो हुई थी राज्य अल्पसंख्यक राज्य जो है आयोग, उन्होंने भी इस पर पहल करने की कोशिश की थी? क्या लगता है सरकार ये जो पीड़ितों पर मामले चल रहे हैं या FIR हुआ है, क्या ये वापस लेगी? देखिए, 10 जून 2022 को जो घटना था वो निंदनीय घटना था, और जिस प्रकार गोलियां चलाई गई, 2 मासूम लोगों का जान गया, 9 लोग घायल हुए, 27 लोगों पर FIR हुआ अलग अलग थानों में, लेकिन गोली चलाने वालों पर कोई FIR नहीं हुआ। कौन था गोली चलाने वाला जिसे जान गया, उसकी अब तक खोज नहीं हुई। वीडियो में तो साफ दिख रहा था किधर से गोलियां चल रही थी। अगर प्रोटेस्ट जो है वो सैनिक मार्केट से अल्बर्ट टिकट चौक जाना चाह रहा था, आप उसको बीच में ही रोक देते हैं, उसके साथ अपशब्द उसका दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो जो है एकाएक जो है लाठी चार्ज और देन इन देयर गोली चार्ज कर दिया जाता है। उस प्रोटेस्ट को रोका जा सकता था, लेकिन इस पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कई लोगों को जो छुड़ाने के लिए गए थे, जो देखने के लिए गए थे, ऐसे कई लोग हैं जिन पर FIR कर दिया गया, अलग अलग थानों में, की थाना में कई थाना है। तो हम लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार पत्थरगड़ी का केस हुआ था खुट्टी में 2017 में, या कोल्हान के क्षेत्र में 2017 में, या 2018 में, आपको याद होगा कि ST-SC एक्ट को लेकर जो भारत बंद हुआ था, उसको लेकर जो FIR हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार गठन के पहले कैबिनेट में उस केस को, उस पत्थरगड़ी वाला केस को वापस लिया, और अभी हाल फिलहाल ST-SC एक्ट वाला मामलों को भी वापस लिया। उसी के तर्ज पर 10 जून 2022 का जो FIR अलग अलग थानों में जो नामजद लोग हैं या जो गैर नामजद लोग हैं, उनका FIR को हटाना चाहिए था। साथ ही साथ जो जिसके गोली से लोगों की जान गई, जो लोग घायल हुए, उनको चिन्हित करते हुए उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। लेकिन हम लोग विधानसभा घेराव के माध्यम से इस मांग को भी मांग कर रहे हैं कि आप न्यायोचित इस पर कार्रवाई करो। अच्छा, एक और सवाल इसमें बहुत गहरा आ रहा था और लोग देख भी रहे थे कि खाकी पर ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहा था। क्या आप ये बताएं कि संविधान क्या एक रिवॉल्वर के अलावा दूसरा रिवॉल्वर रखने की अनुमति देता है पुलिस को? देखिए, सरकार ने मैंने जब एक वीडियो आप देखे होंगे, फोटो भी वायरल हुआ था कि एक पुलिसकर्मी एक अपना यहाँ रिवॉल्वर लगाया हुआ था, तो दूसरा उसके हाथ में था। ये बताया कि दूसरा रिवॉल्वर कहाँ? सरकार ने हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी 10 जून 2022 के घटने पर बनाई थी, जिसमें एक IAS अफसर और एक IPS अफसर संजय लाटकर और अमिताभ कौशल जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। वो कमेटी ने सारा वीडियो को देखा, सारे लोगों से इंक्वायरी हुआ, सारे लोगों से पूछताछ हुआ, हम जैसे लोगों को भी बुलाया गया था, हम लोगों ने भी सारे तथ्यों को रखा, लेकिन अब तक जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। कौन दोषी है, नियम परिनियम जो पुलिस मैनुअल है उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ, इस पर अभी कोई कुछ लोग कह रहे थे कश्मीर से आया, उत्तर प्रदेश से आया, यहां से आया, पत्थर लाया, ये लाया। अरे भैया, कौन था वो? आप बताओ ना, आपका जांच रिपोर्ट कहाँ है? पूरे शहर में तो CCTV फुटेज लगा हुआ था, आपने कहाँ कहाँ खंगाला? और जो गोलियां चलाई जा रही थी, खाली रिवॉल्वर से थोड़ी के चल रहा था, गोली राइफल से, मशीन गन से भी गोली चल रहा था, तो उसका परमिशन कहाँ से मिला, नहीं मिला? इसकी जांच होनी चाहिए था, और जो दोषी था उस पर कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, जब लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी जो होते हैं, SDM के आदेश भी इसमें मिलते हैं जब ऐसा यथा स्थिति बिगाड़ने के चांसेस रहते हैं, जब स्थिति बिगाड़ने के चांसेस रहते हैं, और जब बहाली जो होती है, वो भंग जो होती है, उसको शांति करने के लिए पहले वाटर कैनन और बैरिकेड और रबड़ गोली का इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि डायरेक्ट गोली मारी जाए।
ये मामला में महामहिम तत्कालीन राज्यपाल ने भी इस पर खंडन करते हुए पुलिस से जवाब तलब किया था। जब हम लोगों ने जनहित याचिका दायर किया, रिट याचिका दायर किया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय झारखंड ने भी इस पर टिप्पणी किया था कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आपने क्या क्या उपयोग किया, लेकिन उपयोग कुछ नहीं हुआ, सभी गलत जानकारियां दी गई। टीयर गैस भी नहीं, हाँ, वो कुछ नहीं, ना पानी का बछोरा, ना आंसू गोला, ना वो टेरर गैस, ना वो रंग वाला पानी, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, ना बैरिकेटिंग, कुछ नहीं। तो देन इन देयर जो है गोलियां चलाई गई, लोगों का जान गया, लोग घायल हुआ। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड से पीड़ित निर्दोष लोगों को जो है न्याय मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल कर लिया जाए, सवाल के तो पूरे अंबार हैं यहाँ पर देखा जाए। ये भी है 4401 उर्दू प्रारंभिक शिक्षक के बचे 3712 पदों को वर्ष 2013-16 में स्नातक उर्दू टेट उत्तीर्ण से भरा जाए, क्या है? देखिए, बिहार सरकार ने 1999 में प्राइमरी और मिडिल स्कूल जहां 10 या 10 से अधिक संख्या में उर्दू भाषी छात्र नामांकित और अध्ययनरत थे, उनके लिए एक टीचर का पोस्ट क्रिएट किया था, जो कुल जो है 4400 झारखंड के शेयर झारखंड बनने के बाद उसको मिला। झारखंड सरकार ने इसको एडॉप्ट किया और 2015 में 4401 में मात्र जो है 701 प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बहाल किए गए, जिसमें 689 अभी कार्यरत हैं। तो 3712 पद रिक्त पड़ा हुआ था। 2013 में टेट हुआ, 2016 में टेट हुआ। जो स्नातक प्रशिक्षित थे, जो उर्दू टीचर के लिए एलिजिबल थे, वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे कि हमको हमारी नियुक्ति की जाएगी। माइनॉरिटी कमीशन झारखंड ने 2015 में डायरेक्शन दिया, वो राज्य सूचना आयोग में भी इस पर सुनवाई हुई तो उसने भी डायरेक्शन दिया। लेकिन इन सारे मामलों को दरकिनार करते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए, अभी जो आखिरी कैबिनेट सरकार की हुई है अभी 4 रोज पहले, उसमें सरकार ने उर्दू सहायक शिक्षक 3712 पद को प्रत्यार्पण करते हुए नया पद बनाया है, जिसका नाम सहायक आचार्य है। सहायक आचार्य, आचार्य जो गुरुकुल में शिक्षा देते हैं उनको कहा जाता है। और जो पे ग्रेड जो था 4200, उसको घटा के 2400 कर दिया है। तो आप जो 2013 और 2016 से जो नियुक्ति के इंतजार में अपना उम्र गंवा रहे थे, उर्दू भाषी टेट उत्तीर्ण, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। अभी जो नया पद आया उसमें 38% ST SC का पद होगा। उसके अलावा आप देखिएगा कि इसमें स्नातक प्रशिक्षित जो उर्दू टेट थे, इसमें आप बोलिएगा कि ऑनर्स वाला होना चाहिए। तो ले दे के क्या होगा ना कि जिलावार बहाली में पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन नहीं होगा, तो ये बहाली फिर उसी का वैसी लटक जाएगा। हम लोग मांग कर रहे थे कि 13 और 16 में जो टेट उत्तीर्ण है और 3712 उर्दू शिक्षक का पद है, उसको सीधे बहाल किया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो ये गंभीर मामला है, इसको हम लोग वापस लेने का, कैबिनेट का जो डिसीजन है उसको वापस लेने का मांग करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट में सवाल और है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए आप ईमान वाले हैं और जाहिर सी बात है कि हर एक मोमिन को हज उम्रा करने की चाहत होती है, और उस दौरान में यहाँ से रांची एयरपोर्ट से दिल्ली, दिल्ली से फिर जद्दा जाना पड़ता है। मगर इसमें एक मांग है जो पहले हुआ करता था कि डायरेक्ट रांची से ही जद्दा जाया करते थे हाजी लोग, तो उसमें एक मांग और है कि हज के लिए जद्दा जाने वाले झारखंड के हज यात्रियों को पहले की तरह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची करवाने का ये होना चाहिए, मांग जो है। क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड राज्य हज कमेटी का गठन 2008 में हुआ। 9-10 में आप देखिएगा कि भाई जो झारखंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो हाजी जो है सीधा जद्दा के लिए रवाना हुआ करते थे, और कोविड तक 2019-20 तक जो है झारखंड के हाजी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधा जद्दा जाया करते थे। लेकिन आप देखिएगा कि 2022 में तत्कालीन व्यवस्था के तहत कोविड का हवाला देके कलकत्ता एयरपोर्ट जो है हाजियों को भेजा गया कि आप वहां से इस बार चले जाओ, और 23 में फार्म भरवाया गया कि आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पता ये चला कि एम्बार्केशन पॉइंट जो है झारखंड राज्य हज कमेटी को जो फॉर्म में भर के ये बताना था कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हम भेजेंगे हाजियों को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने कलकत्ता ही कर दिया। अब क्या हो रहा है कि झारखंड के हाजियों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलकत्ता की जो गर्मी है, कलकत्ता में जो खर्च है वो वहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने केंद्र सरकार को भी लिखा, पिछले विधानसभा में भी ये मामला को उठाया गया था। राज्य सरकार को ये कहा गया कि भाई बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, देश के सभी राज्यों से उस राज्य के हाजी हज करने के लिए जद्दा जाते हैं, तो झारखंड
को क्यों आपने ऐसा छोड़ दिया? झारखंड के हाजी क्यों कलकत्ता एयरपोर्ट से जद्दा के लिए हज करने के लिए जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के हाजियों के साथ और खास करके मुसलमानों के साथ ये जाती है, नाइंसाफी है। झारखंड सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उससे बात करना चाहिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उससे भी बात करना चाहिए और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को फिर से दोबारा पहले के भांति किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और मामला बहुत अच्छा है कि एक और मांग है, इसमें लिखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य के तर्ज पर भैंस वंशीय पशुओं के स्लॉटर की अनुमति दी जाए झारखंड के अंदर। देखिए, झारखंड में गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम कानून जो बना था वो 2005 में बना था। उसका कानून का पालन झारखंड के सभी आवाम करते हैं, लोग करते हैं। गौ, बैल, बछड़ा ये पूजनीय है, तो उसका उसी प्रकार का पालन अनुपालन किया जाता है। लेकिन झारखंड में भैंस और काड़ा पर भी पाबंदी लगा हुआ है। भैंस का आप सलाटर नहीं कर सकते, भैंस भैंसा का, उसका मांस का खरीद बिक्री नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर भैंस भैंसा का मांस बिकता है, वहां पर सलाटर होता है। लेकिन झारखंड में इस पर भी पाबंदी है और जगह जगह पर जो है इसके नाम पर जो है लोगों का लिंचिंग होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, थाना जो है अवैध वसूली करता है। अभी हाई कोर्ट का भी एक डायरेक्शन आया था कि खुले में मांस बिक रहा है, तो कहाँ मांस बिक रहा है? माननीय उच्च न्यायालय को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा कि देश के अन्य राज्यों में जिस प्रकार भैंस भैंसा का सलाटर होता है, उसका मांस बिकता है, तो झारखंड में इस पर क्यों बैंड है? झारखंड में क्या यहाँ के आदिवासी, दलित, जो पिछड़ा वंचित जो अल्पसंख्यक है, क्या उनको प्रोटीन नहीं चाहिए? क्या उसको अपने शरीर को मजबूती नहीं करना, उसके शरीर का विकास नहीं होना चाहिए? तो आप देखिएगा कि जब आप मेडिकल साइंस पढ़िएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि सबसे बेस्ट प्रोटीन अगर किसी में है तो भैंस भैंसा में है। तो भैंस भैंसा को क्यों आपने उस पर बैंड लगा के रखा हुआ उसके मांस पर, खरीद बिक्री पर? तो ये हम लोगों का मांग है झारखंड सरकार से कि भाई आप भैंस भैंसा का सलाटर और मांस खरीद बिक्री का अनुमति दें, इस प्रकार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होता है। अच्छा, एक और मामला है, एक और मांग है इसमें, बुनकर एवं सिलाई पेशा से जुड़े अल्पसंख्यकों को सरकारी संस्थानों से निकलने वाले कार्य दिए जाए, जिस तरह की जैसे मान लीजिए कि कालीन है, चादर है, तमाम तरह के जो होते हैं। अब उस तरीके का जो सरकार के पास जो कोटा रहता है वो अल्पसंख्यक जैसे कि मान लीजिए कि अंसारी है और भी लोग हैं, बुनकर समाज के लोग हैं, इदरीसी है और तमाम जितनी भी जो जाति आती है ओबीसी माइनॉरिटी में, उनको ये कार्य दिया जाए सरकार के द्वारा। देखिए, झारखंड में जो बुनकर कम्युनिटी के जो लोग हैं, लगभग 500 से अधिक बुनकर समितियां झारखंड में हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा कि भाई जो टेलरिंग का काम करते हैं इदरीसी समुदाय के लोग, वो भी जो है उनकी भी संख्या काफी है। झारखंड सरकार के कई विभाग, अगर हम शिक्षा विभाग को ले लें तो वहां पर ड्रेसेस का काम निकलता है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट का काम ले लें तो वहां पर अस्पतालों का चादर और भी दूसरा जो है काम निकलता है। जेलों में कपड़ों का काम निकलता है। तो सरकार के अलग अलग विभागों से कहीं कंबल बांटने का काम निकलता है, कहीं दूसरा काम निकलता है। तो ये सारा काम को जो हमारे बुनकर समुदाय के लोग हैं, जो बुनकर समितियां हैं, जो टेलरिंग समितियां हैं, उनको ये काम मिलना चाहिए था। लेकिन आप क्या देते हैं कि मुंबई का मफतलाल कंपनी को दे देते हैं, राहुल एंड राहुल को दे देते हैं, बड़ा बड़ा सेठ मरवाड़ियों को आप काम दे देते हैं। वोट लेते हैं आप यही अंसारी बुनकरों से, यही टेलरिंग इदरीसी समुदाय से वोट लेते हैं, मुसलमानों से आप वोट लेते हैं। लेकिन इसको स्वरोजगार मिले, इनको रोजगार मिले, इनको वर्क मिले, इनको काम मिले, इसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं किया है और सीधे बड़े बड़े कंपनियों को और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को आप ये काम देते हैं। ये छोटे लोग हैं, इनको छोटा छोटा काम दिया जाना चाहिए। तो हम लोग ये विधानसभा घेराव के माध्यम से बुनकरों को और जो टेलरिंग के काम करते लोग उनके लिए भी आवाज उठा रहे कि इनको भी काम दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक और मामला है इसमें, एक और मांग जो है वो संताल परगना जिलों में बांग्ला भाषी झारखंडी मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर प्रताड़ित करना बंद किया जाए, ये भी आपकी एक मांग है इसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा कि एक प्रकार का ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी मुसलमान अगर बांग्ला भाषी है, उसका मातृ जुबान बंगला है, बंगाली है वो, तो उसको बांग्लादेशी आप बोल देते हैं। अरे भैया, आपको पता होना चाहिए कि जो संथाल परगना का साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, देवघर, ये जो इलाका, और रांची में भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं। ये बांग्ला भाषी झारखंडी हैं, पहले ये बिहारी थे,
उससे पहले वो बंगाली थे, लेकिन वर्तमान में ये झारखंडी हैं। आप बोल देते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, और ये बांग्ला भाषी जो है मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, ये राजमिस्त्री का काम करते हैं, जगह जगह पर ये जाके बेचारे लोग मेहनत करते हैं। आप उनका भाषा, उनका कल्चर को देख के उसको बांग्लादेशी बोलते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, पुलिस उसका प्रताड़ना करता है, उसका आईडी, कभी पासपोर्ट तो कभी पहचान पत्र तो कभी आधार कार्ड वगैरह वगैरह उसे घर में छापा मारता है। तो कई बार इस मामले पर जांच हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर मामला खड़ा हुआ था, उसमें पिटीशन दायर किया गया था, उसमें इंटरवेन पिटीशन हमने भी फाइलिंग किया था। और मैं आपको बता दूं कि दी संथाल परगना गजेटियर 1962 जब आप पढ़िएगा तो संथाली बांग्ला भाषी मुसलमानों का एक बहुत बेहतर इतिहास राजमहल और साहेबगंज क्षेत्र में, पाकुड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहां पर राजा महाराजा भी जो है ना बांग्ला भाषी वहां पर हुए, आज उसी के वंशज वहां पर रह रहे हैं। आप उसको बांग्लादेशी बोलते हैं। मैं साफ तौर पे कहता हूं कि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से माइग्रेट करके या गलत तरीके से जो लोग घुसा है संथाल परगना क्षेत्र में, वो बांग्लादेशी हिंदू है। बिल्कुल। अच्छा, एक और आपका सवाल है, इसमें जो मांग है, सदियों से सरकारी भूमि पर पदस्थापित मुस्लिम धार्मिक स्थलों की भूमि पट्टा आवंटित किया जाए। देखिए जिस तरीके से अभी चला था वक्फ बोर्ड का लेकर के, उसी से मिलता जुलता ही मामला। देखिए कई जगहों पर 1736 में हमारा इमामबाड़ा, कई जगहों पर रांची में है, दूसरे जगहों पर है, कई जगहों पर कब्रिस्तान है जो 1860 के आसपास का है, या फिर आप 1542 में आप देखिएगा कि कई मस्जिद जो राजा महाराजाओं के पीरियड में तामीर किया गया, वो उस समय उनका पीरियड था। वो राजा थे, बादशाह से, शहंशाह थे, वो नवाब थे, वो जमींदार थे, जागीरदार थे, उन्होंने अपने पीरियड में जमीनों पर जो है ये धार्मिक स्थलों का तामीर करवाया। आप देखिए 1932 में जो सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, देश में सरकार गठन हुआ, 1952 में जमींदारी भ्रष्ट हुई, तो अब ये जमीन जो का मालिक जो हो गया सरकार हो गया, भारत सरकार हो गया। तो भारत सरकार का जो रजिस्टर में जो चढ़ा हुआ है, किसी में गैर मजरूआ मालिक है, किसी में गैर मजरूआ आम है, किसी गैर मजरूआ खास है। लेकिन जब ये धार्मिक स्थल तामीर हुआ उस समय भारत सरकार नहीं था, जमींदार था, जागीरदार था, ओधार थे, राजा थे, महाराजा थे। इसी के रातू महाराजा को ले लीजिए, या आप इधर छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, या फिर आप जुदेव सिंह को ले लीजिए, या इधर नवरत्नगढ़ को ले लीजिए, या संथाल परगना क्षेत्र में जो राजा महाराजा, हाँ, उस खास महल को ले लीजिए। तो हम लोगों का मांग है कि जो जिन जमीनों को आप गैर मजरूआ बता रहे हैं और उसमें धार्मिक स्थल है, गैर मजरूआ घोषित होने से पहले अगर वो निर्मित है, अवस्थित है, तो आप उस धार्मिक स्थलों का पट्टा कागज जो है समाज को दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। जिस प्रकार आप दूसरे धर्म को देते हैं, दूसरे धार्मिक स्थलों को मान्यता देते हैं, उसका कागज पत्र देते हैं, तो मुस्लिम धार्मिक स्थल जो देश की आजादी से पहले से निर्मित है, उनको आप कागज पट्टा मुहैया करेंगे। जैसे कैसरे हिंद में जो लोग ब्रिटिश का जमाना था और कैसरे हिंद में लोगों को जगह वगैरह मिली थी 100 साल से अधिक में, उस तरीके का ये मामला हो सकता है। जो कैसरे हिंद में मिला है वो रैयत में भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, केसरे हिंद है, ग्रीनलैंड है, या गैर मजरूआ आम है, खास है, मालिक है। ये इसका मालिक पहले जमींदार था, राजा था, उसने रैयत को दिया कि आप यहाँ धार्मिक स्थल बनाओ। रैयत जो है धार्मिक स्थल बनाया, अब आप उसका मालिक बन के अपना दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्थल पुराना है। तो आपको जो है 1991 का भी जो है आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में बना रहेगा। तो इसका अनुपालन करते हुए सरकार को वैसे धार्मिक स्थलों का चिन्हितीकरण करते हुए उनका कागज पत्र मुहैया कराना चाहिए। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक का जो मामला है वो भी देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया है। जो बच्चों को सहायता मिला करती थी, जो रेगुलर बच्चे पढ़ते थे उनको भी मिलते थे, जो रेगुलर ना पढ़ने वाले जो हॉस्टल में रहते थे, रह करके पढ़ाई करते थे, उनको भी मिलती थी पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक में। देखिए सच्चर कमेटी के सिफारिश के आलोक में अल्पसंख्यक समुदाय या यूं कहा जाए मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे जो गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने 2023-24 में उस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को लगभग बंद कर दिया है। तो हम लोग 2023-24 से ही झारखंड सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप ST SC को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, OBC को भी देते हैं, तो आप उसी प्रकार माइनॉरिटीज जो छात्र हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, पढ़ना लेना चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा में अच्छा भागीदारी करना चाहते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा को बेहतर ढंग से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब हैं, उनके पास मौजूदा स्थिति वैसा नहीं है कि वो अच्छा एजुकेशन हासिल कर सके, तो वैसे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, उसका बेहतर एजुकेशन के लिए झारखंड सरकार को ST SC के तर्ज पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी छात्र छात्राओं के लिए करना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री सृजन योजना को लेकर के काफी
चर्चाएं रहती हैं कि मुख्यमंत्री हाँ, जी के बिल्कुल। द्वारा कई बार ये बात हो गई कि लोगों को रोजगार मिला है। आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज युवाओं को रोजगार मिला है इस माध्यम से? देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक अच्छा स्कीम है, मैं स्कीम का तारीफ करता हूँ, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए या मुसलमानों के लिए जो बजट होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए कि झारखंड के अलग अलग 24 जिलों से जो आवेदन आता है, उस आवेदन के आलोक में जो बजट मांगा गया था वो 300 प्लस का मांगा गया था, लेकिन आपने दिया कितना? मात्र 2 करोड़ रुपया दिया। वहीं उसके विपरीत आप जाइएगा, दूसरे समुदाय के लिए जो बजट मांगा गया था वो 500 करोड़ का प्लस मांगा गया था, आपने उसको 500 दे दिया। तो जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो आपका वो ख्वाहिश था, जो चाहत था, आप चाहते थे कि भाई लोग स्किल्ड हो, वो स्वरोजगार हो, तो अल्पसंख्यक समुदाय को तो उसके आबादी के अनुपात में जो आवेदन प्राप्त हुआ, उस आवेदन के अनुपात में बजट जो प्रावधानित होना चाहिए तो वो प्रावधानित किया ही नहीं जाता है, और नाम मात्र का 2 करोड़ बजट दिया जाता है। 2 करोड़ के बजट को आप 24 जिला में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और पता कर लीजिए कि कितने लोगों को उसका लाभ मिला और कितने लोग उससे वंचित हो गए। लाभ पाने वाला से अधिक 90% से ज्यादा वंचित लोग हैं जिनको नहीं मिलता है ऋण। अच्छा, देखिए सवाल तो बहुत है और मैं सवाल करते करते देखा जाऊं तो कि बोलने वाले की जो है एनर्जी भी कम नहीं होगी, ना मेरे सवाल करने की एनर्जी कम है, मगर वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जा रही है। बस एक सवाल और, 1 से 2 सवाल और पूछने हैं जो बहुत जरूरी है। पहला सवाल ये है कि इसमें अल्पसंख्यक बहुल प्रखंडों क्षेत्रों में +2 अल्पसंख्यक विद्यालय खोला जाए। अक्सर क्या होता है ना कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से स्कूल बहुत से बंद होते जा रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि उसमें सही सी सुविधा नहीं मिल पा रही है, अभिभावक सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या फिर जो टीचरों की बहाली नहीं हो रही है, जिसके कारण बच्चों के लिए जो सपना होता है, जो गरीब घर से बच्चे आते हैं, स्कूल बंद हो जा रहे हैं। उसको लेकर के भी इन्होंने एक मांग रखी है सरकार से। नहीं, देखिए, आप देखिएगा कि भाई हमारे आदिवासी बच्चों के लिए आदिवासी आवासीय विद्यालय है, हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय है, पिछड़ा वर्गों के लिए भी आवासीय विद्यालय है। तो उसी प्रकार हम लोग मांग करते हैं, कर रहे हैं सरकार से लगातार कि क्लास 1 से लेकर 12 तक आवासीय विद्यालयों का निर्माण प्रखंड अल्पसंख्यक बहुल प्रखंडों में किया जाना चाहिए। आप देखिएगा कि दूर दराज से छात्र छात्राएं रांची इंटर की पढ़ाई, +2 की पढ़ाई करने आती हैं, उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लड़कों को भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उसके प्रखंडों में, उसके क्षेत्रों में +2 तक का विद्यालय रहेगा तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं जो उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वो कम से कम +2 तक का शिक्षा सारी सुविधाओं के साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ वो जो है +2 तक कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया कि अल्पसंख्यक बहुल प्रखंडों में या क्षेत्रों में आप अल्पसंख्यक +2 विद्यालयों का निर्माण कराएं। अच्छा, ये स्कीम शुरू भी हुआ था, ऐसे नहीं कि शुरू नहीं हुआ था, 2020-21 में शुरू भी हुआ था। झारखंड में 6 जो है +2 विद्यालय स्वीकृत भी हुआ था, हम लोग जो प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वो स्वीकृत योजना की क्या स्थिति है उसका भी सरकार समीक्षा नहीं कर रहा। केंद्र सरकार का जो MSDP योजना, जो अभी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, 2009-10 से लेकर 24-25 तक में उसकी क्या स्थिति है आप देखिएगा कि ITI बन के पड़ा हुआ है, नर्सिंग कॉलेज बन के पड़ा हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के पड़ा हुआ है, दूसरे कई जो संस्थान बन के पड़े हुए हैं। कई जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं शिक्षा भी हासिल नहीं कर रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग हासिल कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी ने कहा था कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है तो आप MSDP योजना, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बेहतर ढंग से लागू करो। वो लागू भी था झारखंड में, लेकिन उसका लाभ जो है ना अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा है। सरकार को MSDP, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की समीक्षा करना चाहिए और कितने अल्पसंख्यकों को लाभ मिला, कितना फायदा हुआ, कितना करप्शन हुआ, क्या स्थिति है, भौतिक स्थिति, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो बताया गया कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को निःशुल्क, जो बहुत से लोग कमजोर रहते हैं, पैसा नहीं रहता है, पढ़ाई उनका सपना है, तो UPSC, JPSC और JSSC, रेलवे, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और नियुक्ति प्रवेश परीक्षा तैयारी है, ये तमाम जितने भी है कोचिंग योजना शुरू की जाए, ये मुख्यमंत्री से अपील की जा रही है। देखिए, सच्चर कमेटी ने कहा था
कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं नौकरी में या रेलवे में या बैंकिंग में या मेडिकल में संख्या में नहीं आ पाते, उनके लिए सरकार को सहायता करना चाहिए। और भारत सरकार ने भी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए स्कीम चला रखा है। और बिहार में भी देखिएगा, बिहार हज हाउस में देखिएगा, उत्तर प्रदेश चल रही है, महाराष्ट्र चल रही है, पश्चिम बंगाल, देश के हर राज्यों में अल्पसंख्यक जो युवक युवती हैं उनको नौकरी में, उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग दिया जाता है। 2020 में जब हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी जिंदा थे तो उन्होंने प्रस्ताव मांगा था, प्रस्ताव हम लोगों ने दिया, 50 लाख रुपया आवंटन भी हुआ, उसके बाद फिर 2 करोड़ रुपया आवंटन हुआ, फिर 2 करोड़ रुपया आवंटन हुआ, फिर 2 करोड़ रुपया आवंटन हुआ। हमारे हाफिजुल हसन अंसारी जो आपका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, हम लोगों ने बिहार से नियमावली भी लाके दिया, केंद्र का भी नियमावली दिया, नियमावली बन भी गया कि हज हाउस कटरू में जो है निःशुल्क मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना शुरू किया जाएगा। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही, उपेक्षा के कारण अब तक निःशुल्क मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना शुरू नहीं हो पाया है। सरकार को इस पर समीक्षा करते हुए कोचिंग योजना को तुरंत देर लागू करना चाहिए। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि सरकार से शिकायतें भी बहुत हैं और सरकार से मोहब्बत भी बहुत है, मगर कारण यह है कि 2 टर्म्स की सरकार है महागठबंधन की, और सरकार से जिस तरीके से 20 मांगों को लेकर के आमिया संगठन के द्वारा जो 4 अगस्त को विधानसभा घेराव का जो ऐलान किया है, वो आपने देख लिया होगा। लगभग सभी मांगे पूरी इसमें आप सुन लिए होंगे, कुछ मांगे रह गई होंगी तो समझ आएंगे। मगर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो झारखंडी लोगों का सपना है, जो गरीब गुरबा जो छात्र छात्राएं हैं और जो लोग गरीब जनता है जिनके सपने सजो के रखे थे कि जो वर्तमान की सरकार है उससे हमारा पूरा काम हो सके, मगर कहीं ना कहीं वो विफलता नजर आ रही है। अब ये देखना है कि एस अली जो है, इनके केंद्रीय अध्यक्ष हैं आमिया संगठन के रांची और छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं। अब इनको देखना है कि ये 4 अगस्त के दिन क्या सरकार इनको मनाने की तैयारी करेगी या फिर ये जो विधानसभा घेराव है कि उग्र की एक रोशनी की झलक देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें यहाँ पर एस अली ने दर्शा दी है। अब एस अली से बात करेंगे, इस घेराव में कितने लोग हैं, क्या नॉन पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल के भी लोग इसमें घुसेंगे या फिर साधारण रूप से छात्र लोग और जो स्थानीय लोग रहेंगे इसमें? देखिए, ये सामाजिक संगठन के बैनर तले किया जा रहा है, इसमें कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन या विरोध में भी नहीं है। सरकार है, सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। इस विधानसभा घेराव में रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में, तमाम प्रखंडों में राउंड टेबल मीटिंग किया गया है, राजधानी में भी किया गया है, गिरिडीह से भी कुछ लोग शामिल, कुछ सामाजिक संगठन के लोग शामिल होंगे, उसके अलावा संथाल परगना से भी सामाजिक संगठन के लोग आए और शामिल होंगे, कोल्हान से और दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से भी सामाजिक संगठन के लोग शामिल होंगे। रांची शहर के भी कई बिरादरी के तंजीमों ने, सदर सेक्रेटरियों ने और कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी सहमति जताते हुए इस मांग का सरकार से मांग किया कि इस मामलों को आप गंभीरता से ले और विधानसभा घेराव के माध्यम से इन मांगों को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोगों का सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद है कि युवा सरकार है, सेकुलर सरकार है, आंदोलनकारी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार है और इसको यहाँ के मूलवासियों ने, खास करके मुसलमानों ने अपना 100% वोट दिया। लेकिन मुसलमानों का न्याय से जुड़ा हुआ मसला, अधिकार से जुड़ा हुआ मसला, सम्मान, रोजगार, उनके क्षेत्रों में विकास से जुड़ा हुआ मसला, मदरसों से जुड़ा हुआ मसला, उर्दू से जुड़ा हुआ मसला, मुस्लिम समाज के जो छात्र छात्राएं हैं उनका शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ मसला हल नहीं हो पाया। इसी प्रकार झारखंडियों का मसला हल नहीं हुआ। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। 4 अगस्त 2025 सोमवार सुबह 11 बजे जी, कितनी संख्या होगी लगभग? नहीं, इसमें संख्या की लड़ाई नहीं है। अनुमति ली गई है। हाँ, हमने एसडीओ को लिखित में परमिशन के लिए दे दिया है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने जाएंगे। पुराना विधानसभा के आसपास हम लोग जमा होंगे, फिर वहां से पैदल मार्च करते हुए झारखंड नया विधानसभा की ओर हम लोग कूच करेंगे और सरकार को अपने बातों को और अपने मांगों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुन लिया और देख लिया और अब आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से एस अली जो है हमेशा अपने काम को लेकर के और सुर्खियों में रहते हैं और सरकार से बात मनवाने का काम करते हैं। ये अकेले वाहिद शख्स हैं जो हमेशा सरकार के से सवाल जवाब करते आए हैं और कुछ कुछ बातें पूरी भी हुई हैं।
अब ये 4 तारीख को देखना है, 4 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे पुराना विधानसभा के पास तक ये लोग जमा होंगे। उसके आगे ये लोग पूछ करेंगे और सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आएगा, उसको अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अगर तब भी ये बात नहीं होती है पूरी, तो इसके आगे की क्या रणनीति? नहीं, अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से घेराव कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर बातें नहीं मानती है तो आगामी सत्र में हम लोग झारखंड विधानसभा में तालाबंदी करने के लिए भी जाएंगे और उसमें संख्या बताएंगे कि संख्या क्या होता है। झारखंड से लोग आएंगे, झारखंड के हर जिला से लोग आएंगे। अभी तो सामाजिक संगठन के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार मानेगी। तो आपने देखा कि नेक्सस 18 न्यूज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था शमीम अली जी का। और ऐसे ही अपना प्यार बनाएं और आशीर्वाद दें इस चैनल को, और जो भी छोटी बड़ी खबरें हैं जरूर इसको देखें 18 न्यूज में। कैमरा पर्सन सदाम के साथ मैं अशरफ खान समीर, नेक्सस 18 न्यूज, रांची।